हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सारे शंकाओं का निराधार हो चुका है, उसका निराकरण हो चुका है कि अब केवीएस का जो एग्ज़ाम होगा अपने निर्धारित समय पर ही होगा। तो इसमें जो 10-12 दिन बचे हुए हैं हम लोगों के पास टीजीटी के लिए, और वही 15 से 16 दिन बचे हुए हैं पीजीटी के लिए, ठीक, और पीआरटी के लिए भी वही 20 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिन को हम मानकर चलते हैं 12 दिन का, तो ये जो समय है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। आपने जो पढ़ाई करनी थी अब पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। अब पढ़ाई को छोड़िए, अब सिर्फ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को एनालाइज करिए, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे गए हैं। क्योंकि इस बार थोड़ा सा ट्रेंड बदला हुआ है। बदला ये है कि सिलेबस के लिहाज से पहले क्या था कि पूरा का पूरा साहित्य था हिंदी में। पीजीटी की बात कर लें, पीजीटी में पूरा का पूरा साहित्य था, आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पूरा का पूरा जो है साहित्य को हटाकर, ऐसा नहीं है कि साहित्य नहीं आएगा, साहित्य आएगा लेकिन दूसरे तरीके से आएगा। उसका जो तरीका होगा, मोड होगा, दूसरा होगा। जैसे साहित्य वहीं से पूछा जाएगा जो कवि या जो लेखक आपके बुक में, आपके अध्याय में, चैप्टर में लगे हुए हैं, उनसे संबंधित जो रचनाएँ हैं, उनसे संबंधित वही रचनाएँ, और उसी से संबंधित उनके साहित्य, उनके उपन्यास, निबंध, और उनके बारे में उनका जीवन परिचय, उनकी कथा शैली, इन सब के बारे में वहीं से पूछा जाएगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा इधर उधर से नहीं। जो भी चीज़ें रहेंगी आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 11 की और 12 की, इन दोनों के ही अंतर्गत जो पूछा गया है, जो सिलेबस में मेंशन है, वहीं से चीज़ों को साहित्य के रूप में भी पूछेंगे, कथा के भी रूप में पूछेंगे, और ये पाठ के भी रूप में पूछेंगे कि उसके कहानी जो है, मान लीजिए जैसे प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा ही है, तो इस कहानी में जो भी उनसे बन सकेगा, और हम लोग भी जो अपने तरीके से क्वेश्चन बना रखे हैं, तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। और टीजीटी में क्या था कि पिछली बार तो वहाँ पे सब्जेक्ट था ही नहीं हिंदी के रूप में, पूरा एक जनरल तरीके का पेपर होता था। इस बार भी कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक पूरे की पूरी हिंदी एनसीईआरटी रखी गई है, और ग्रामर पोर्शन को रखा गया है, और पत्र लेखन, ये सब सारी विधाओं को रखी गई है। तो जो भी पूछा जाएगा इस बार कुल मिला के एनसीईआरटी जो है कोर है, सिलेक्शन में भी यही कोर होगी। कारण उसका है कि उनका जो उद्देश्य है, जो मकसद है, हमें जो लग रहा है, हमें लग रहा है कि उनका मकसद यही है कि जब बच्चों को 6 से 10 तक और 11-12 में उनको पढ़ाना एनसीईआरटी है, वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो फिर बहुत ज़्यादा इतिहास जान लेने से, उसकी बहुत समृद्ध ज्ञान ले लेने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो चैप्टर लगे हैं, उन चैप्टर के हिसाब से, उसके हिसाब से जो टीचिंग होगी, उसके हिसाब से जब टीचर तैयारी करके आएगा, पढ़ के आएगा, तो वो जो पढ़ाएगा, उसकी जो भाषा शैली होगी, वो जो तैयारी होगी, वो दूसरे ढंग की होगी। तो इसीलिए इस बार पूरा का पूरा जोर इस पर दिया गया है। तो आइए हम लोग आज की श्रृंखला में और प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रेमचंद के बारे में सही कथन चुने। प्रेमचंद के बारे में सही कथन चुने। अब देखिए, ये साहित्य का ही मामला हो गया पूरा का पूरा। जो सवाल बनेंगे यहाँ से ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि जैसे हमने आपसे पहले ही बोला कि वहाँ पे साहित्य नहीं दिया गया। पिछली बार सिलेबस में क्या था, टोटल साहित्य था, आदिकाल से लेके भक्ति काल, रीति काल, उसके बाद आपका छायावाद, आधुनिक काल, पोस्ट आधुनिक काल, ये सारे थे, चीज़ें रहेंगी वहाँ से। लेकिन मान लीजिए जैसे मुंशी प्रेमचंद से संबंधित जो इनकी कहानी है, रचना जो लगी हुई है, तो रचना तो आपको पढ़नी है। रचना के साथ साथ इनका जो जीवन परिचय होगा, इनकी जो लेखन शैली होगी, इनका जो पूरा जीवन परिचय होगा, वो सारा जब पढ़ेंगे आप, तो एक तरीके से निकल के आएगी कि इनकी भाषा कैसी थी, इनकी बोली कैसी थी, हाँ, इनकी रचनाएं कैसी थी, इनका किस तरीके की रचनाओं पर जोर था, क्या था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी, ठीक। तो इसी तरीके से हम इनका साहित्य भी पढ़ते चलेंगे, कथा भी पढ़ते चलेंगे, उससे संबंधित सवाल भी बनाते चलेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल, प्रेमचंद के बारे में सही कथन चुने। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा कि बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में, बड़ी से बड़ी बात को कैसे कहते थे, सरल भाषा में, सीधे और
संक्षेप में कह देते थे। तो जाहिर सी बात है मुंशी प्रेमचंद की भाषा इतनी समृद्ध थी, उनके शब्द भंडार इतने समृद्ध थे और चुने हुए थे, मुहावरेदार थे, लक्षित थे, लच्छेदार थी, लोकोक्तियों के माध्यम से थी कि वो क्या थी, सरल भी थी, सीधी भी थी और संक्षेप में भी कह देते थे। मतलब बड़ी सी बड़ी बात को, यानी कि जैसे कहा नहीं गया कि बिहारी गागर में सागर भर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शब्दों को बहुत कम शब्दों में कह के बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे में कह के उसको निपटा देते थे, समझा देते थे। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कह देते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार। भाई भाषा सरल थी, सजीव थी, मुहावरेदार थी। तो बिल्कुल सही बात है। सजीव, सरल और मुहावरेदार का मतलब ये, सजीव का मतलब कि जब आप किसी पात्र के बारे में पढ़ते हैं, मान लीजिए यहाँ जो कहानी लगी हुई है दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा में जो हीरा और मोती है, ये दोनों बैलों के नाम है हीरा और मोती। तो ये हीरा और मोती का इतना सजीव, इतना मार्मिक चित्रण है, इतना मर्मस्पर्शी लगाव है उन हीरा और मोती का उनके मालिक से कि इसमें पूरा जो है सजीवता आता है। जब आप कहानी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, उसमें ऐसी बिंब झलकती है कि ऐसा लगता है जैसे आपके इर्द गिर्द वो कहानी चल रही है, आपकी आंखों के सामने चल रही है। सजीवता का मतलब यही होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ो, कोई चीज़ जानो और कोई चीज़ फील करो तो ऐसा लगे कि जैसे वो आपके आंखों के सामने घटित होती है। तो जब आप दो बैलों की कथा की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ही मार्मिक चित्रण हुआ है, ऐसा ही स्पर्श है, ऐसा ही उसमें प्रेम और जुड़ाव है, हाँ, कि आपको लगेगा कि ये जैसे सारी बातें सामने घटित हो रही हैं, उसका सजीव चित्रण जैसे हो रहा हो। तो ठीक, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। मुंशी प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद की जो भी रचनाएं हैं, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, हाँ, कुछ भी हो, लेकिन चाहे नाटक हो, सारे के सारे जो है सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित थे। ठीक है, शोषण के विरुद्ध थे, हाँ, दलितों के खिलाफ थे, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन की बात थी, सामाजिक विचारधारा की बात थी, उसको लेकर थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्या थी, साहित्य के सामाजिक परिवर्तनों का सशक्त माध्यम मानते थे। तो बिल्कुल बात सही है। तीसरी बात है कि हंस, जागरण और माधुरी इनकी कहानी संग्रह है। तो ये बिल्कुल गलत है। हंस, जागरण और माधुरी इनकी कहानी संग्रह ना होकर क्या है, ये पत्रिका है, ये पत्रिका है। हंस इनकी पहली पत्रिका है और ये 1930 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1930 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। और जन्म कब हुआ था? 1880 में। ठीक, और जन्म हुआ कहाँ था? लमही, वाराणसी में। लमही, वाराणसी। मूल नाम भी जानते ही हैं आप, धनपत राय था इनका मूल नाम। ठीक, तो ये सारी बातें, तो ये क्या है, ये कहानी संग्रह है। तो ये ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही माना जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या करना था कि गलत चुनना था और वो सही हम लिख दिए थे गलती से। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि डी ही गलत है और जो गलत होगा वही हमारा उत्तर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को जो मिल पाई वो ये मिल पाई कि अब अगर आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएं साहित्य को मिला जुला कर, तो अब आप बता लेंगे कि प्रेमचंद बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कह देते थे। भाषा इनकी सरल, सजीव और मुहावरेदार है। साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। हंस, जागरण और माधुरी इनकी कहानी संग्रह है। तो ये कहानी संग्रह न होकर क्या है, पत्रिका है इनकी। ठीक, इसके लिए अगर आप इनकी तीन ही जो है पत्रिकाएं हैं, अगर इनका ट्रिक आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। प्रेम से, हंस जा माधुरी,
अब जब प्रेम की बात आ गई तो आप लोग तो ऐसे ही मुस्कुरा दिए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रेम से हंस जा माधुरी। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं, प्रेमचंद कह रहे हैं किससे, माधुरी से, कि थोड़ा सा हंस लो, अच्छी लगती हो। ठीक, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो प्रेम से हंस जा माधुरी क्या है, पत्रिका। हंस से हंस और जा से जागरण, माँ से माधुरी। तो ये इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, प्रमुख हैं। आपसे अगर पत्रिकाएं पूछ ली जाए तो आप जो है सही कर लेंगे। ठीक, तो आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, लहासा की ओर, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत, लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के बारे में सही है। अब आइए देखते हैं। ये सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि ये रचना है किसकी। ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की, राहुल सांकृत्यायन की, सांकृत्यायन, ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की। और ये सबसे बड़े यात्रा वृत्तांत इनका सबसे प्रमुख रचना है। यानी ये जो जाने जाते हैं, ये यात्रा वृत्तांत के लिए ही इनकी प्रसिद्धि मिली हुई है। तो जैसे ये हुआ लहासा की ओर, उसके बाद तिब्बत यात्रा, तो ये तिब्बत यात्रा की ही भाग है, उसी शीर्षक से लिया गया है। ये कहानी जो है तिब्बत यात्रा, यात्रा वृत्तांत जो है, उसी यात्रा वृत्तांत से लहासा की ओर लिया गया है। जब पहली तिब्बत यात्रा में ये गए थे तो वहीं से उसका अंश है ये। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन है। यानी कि इनका जो यात्रा वृत्तांत है लहासा की ओर, उसके बारे में क्या सही है, यही पूछा जा रहा है। जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन है, तो बात बिल्कुल सही है। फिर तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह यात्रा वृत्तांत प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि सभी सही है। दरअसल होता क्या है कि जब राहुल सांकृत्यायन अपनी पहली यात्रा पर निकलते हैं, तो लहासा के लिए, लहासा क्या है, तिब्बत की राजधानी है। लहासा तिब्बत की राजधानी है, तिब्बत की राजधानी। और ये तब की बात है जब हमारा देश गुलाम था, आज़ादी के पहले की बात है। ये जब यात्रा के लिए निकलते हैं तो ये सीधा जो है भारत से, यानी कि यहाँ से अपना निकल के, उत्तराखंड से ना निकल के, इनको कहाँ से होके जाना पड़ता था, नेपाल में पहले जाना होता था। फिर नेपाल के बाद तब जाके इनको लहासा में जो है तिब्बत में घुसना पड़ता था। तो इन बीच में जो इनकी यात्रा थी, उन्हीं यात्राओं को लेकर वर्णन था। और पहली बात तो ऐसे सीधे जा नहीं पाते थे, तो ये किस भेष में गए थे, जब यात्रा पे निकले थे तो भिखारी के वेश में निकले थे, भिखारी के वेश में, ताकि कोई इनको पहचान न पाए। जब कोई कुछ पूछता तो ये सीधा अपना कटोरा फैला देते थे कि बाबा दे दो। तो सोचते थे कि यार दीनहीन दुखियारी है, इसको निकलने दो। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की थी। आगे चल के इनका एक तिब्बती मित्र भी मिल गया था, तो उसके साथ ये यात्रा थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। तो उसमें एक वर्णन ये भी है कि जब ये भिखारी के रूप में थे, तब वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा सेवा, सद्भाव और प्रेम मिला। किसी भी घर में जाते थे तो इनको बैठने को मिल जाता था, पूरा आदर होता था, सत्कार होता था, सब कुछ। लेकिन फिर बता रहे हैं कि जब ये पूरे अपने मतलब कि सज धज के जब आए तो लौटने लगे, तब कहीं रुकने के लिए तो कोई इनको रोका नहीं। तो ये सब संस्कृतियाँ जो थी उसी के बारे में पूरा इन्होंने अपना वर्णन किया हुआ है। तो उसी के बारे में है ये लहासा की ओर जो है इनकी यात्रा वृत्तांत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, अर्थात सभी सही हैं। जो इसका उद्देश्य था, जो शीर्षक था, जो उसका कंक्लूजन है पाठ का, तो यही है कि जाने वाले दुर्गम रास्तों का रोचक वर्णन है, तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। यह यात्रा वृत्तांत प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा। तो इसके लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन है। ठीक, और इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है, यात्रा वृत्तांत को लेकर ही इनकी प्रसिद्धि है। ठीक, तो आइए हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, अगला सवाल कह रहा है कि
जाबिर हुसैन, जाबिर हुसैन के बारे में गलत है। अब आइए देख लेते हैं। पहला सवाल ऑप्शन क्या कह रहा है? सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो बिल्कुल सही बात है, सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये किसके बारे में लिखा गया संस्मरण है? ये लिखा गया है पक्षी वैज्ञानिक जो थे सालिम अली, उनके बारे में लिखा गया है। ठीक। दूसरा कह रहा कि सालिम अली को याद करते हुए उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सही बात है ये भी। सालिम अली की जब मृत्यु हुई थी तो उनके मृत्यु के बाद लेखक बड़े घोर निराशा में था, अवसाद में था, तनाव में था कि इतना बड़ा पक्षी विज्ञानी जिससे पक्षियों से प्रेम था, वो पक्षियों के एक एक जो है इवेंट को, एक एक घटना को कैद करता था, आज वो पक्षी विज्ञानी नहीं है, आज वो प्रकृति का पुजारी नहीं है। तो उसको लेकर बड़ा चिंतित है लेखक, बड़ा अवसाद में है। तो उसी को लेकर सालिम अली को याद करते हुए उनका व्यक्ति चित्र, मतलब कि कैसे थे, क्या थे, हाँ, इनका पक्षियों से कैसा प्रेम था और किस तरीके से इनका पक्षियों के प्रति प्रेम बढ़ा। ठीक। तो इस बारे में है। फिर कह रहा है कि जाबिर हुसैन नवनही राजगीर नालंदा बिहार के रहने वाले थे। तो भाई बिल्कुल बात सही है, इनका जो जन्म स्थान था ये नवनही राजगीर था, जो नालंदा के बिहार के रहने वाले थे, अर्थात बिहार राज्य के ये रहने वाले थे। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी और मानसरोवर इनकी रचनाएं हैं। तो देखो इतनी बात तो ठीक है भाई, बीबी की मजार, अतीत का चेहरा और एक नदी रेत भरी, ये बात तो ठीक है, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। लेकिन ये जो मानसरोवर है आपने कई बार पढ़ा है और कई बार हमने पिछले लास्ट क्वेश्चनों में डिस्कस किया है कि मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद का क्या है? ये कहानी संग्रह है, मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। और ये कितने भागों में बटी है? तो ये 8 भागों में बटी है। ठीक। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखो। तो इसमें जो गलत होगा वो डी होगा और जो गलत होगा वही क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा। ठीक। तो सालिम अली कौन थे? तो सालिम अली ये पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली पक्षी विज्ञानी। और इनकी बुक का क्या नाम था? फॉल ऑफ अ स्पैरो। इनकी एक बुक थी, उस बुक का क्या नाम था? फॉल ऑफ अ स्पैरो। यानी ये इनकी बुक थी। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तहमीना। दरअसल इनका पक्षियों के प्रति प्रेम कैसे बढ़ा? एक बार की बात है, इन्होंने क्या किया कि वो जो लोकल गन होती है, बंदूक होती है, उस बंदूक से एक गौरैया को मार दिए थे। और वो गौरैया उसमें बहुत तड़फड़ाई थी, बहुत छटपटाई थी, और छटपटाते हुए उसने दम तोड़ दिया था। तभी से इनको बड़ा दुख हुआ पक्षियों को लेकर, और तभी से इन्होंने पक्षियों से प्रेम पा लिया। और फिर पक्षियों को एक एक उनकी घटनाओं को, उनके संरक्षण को लेकर, उनके पूरे पर्यावरण को लेकर जो चुनौतियां थीं, उन सब चुनौतियों के खिलाफ ये लड़ना शुरू किए। और उन चुनौतियों से पार पाते हुए पक्षियों के लिए, चाहे उनके आवास की बात हो, चाहे उसके जो है संरक्षण की बात हो, चाहे पर्यावरण के प्रति जो उनकी चिंताएं थी उसको लेकर जो बात हो, उन सबको जो है ये उठाते थे। और इनके समय के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह से भी ये मिले थे और उनसे इस मुद्दे को लेकर, पर्यावरण के प्रति गंभीर चिंता जताई हुई थी पक्षियों को लेकर, कि जो पर्यावरण है इससे पक्षियों के प्रति बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है। तो उस पर इन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी और कुछ इनसे वादे भी किए थे कि आगे चल के सब ठीक किया जाएगा। ठीक। तो उसी सब के बारे में ये पूरी कहानी सांवले सपनों की याद जो है ये क्या है? डायरी शैली में लिखी गई है। और ये कहाँ से लिखा गया? संस्मरण विधा है। तो ठीक, इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो डी होगा।
क्योंकि डी ही गलत है और जो गलत होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध की विषय वस्तु है। अब देख लेते हैं विषय क्या है। प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक अशांति और विषमता, बिल्कुल सही, ये भी है। सांस्कृतिक उपनिवेश, बिल्कुल सही, ये भी है। बचा डी सभी, तो अर्थात जो हमारा राइट आंसर होगा सभी होगा। तो दरअसल ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये इसके लेखक कौन है? श्यामाचरण गुप्त। श्यामाचरण दुबे, गुप्त नहीं भाई, श्यामाचरण दुबे इसके क्या है? लेखक हैं। और ये क्या विधा है? ये विधा है निबंध। इसमें होता क्या है कि श्यामाचरण दुबे जी कह रहे हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, यहाँ के जो अभिजन लोग हैं, अभिजन मतलब समृद्ध लोग जो हैं, समृद्ध लोग दिखावे में चीज़ों को ऐसे तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इस ज़रूरत में, इस आपाधापी में, और जो बेवजह की चीज़ें खरीद रहे हैं, और जो बाजारवाद बढ़ता जा रहा है, उपभोक्तावाद की ये जो संस्कृति है, इससे एक वर्ग ऐसा भी है जो खरीद तो नहीं सकता है लेकिन ललचाई निगाहों से देखता है, उसको खरीद पाने के लिए जो है कोशिश करने लगता है। वो अक्षम होता है, उसके पास पर कैपिटा इनकम जो उनकी होती है वो बहुत लो लेवल की होती है, लेकिन वो खरीद नहीं सकते। तो यही बात इन्होंने कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली है ये बहुत खतरनाक है, ये हमको बहुत गलत रास्ते पे ले जा रही है। ये क्या कर रही है? सामाजिक अशांति और विषमता को फैला रही है। अर्थात कि भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप इतने जो है अंधी दौड़ में शामिल हो गए हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। प्रदर्शन पूर्ण चीज़ें ऐसी ऐसी आप ला रहे हो, ऐसी ऐसी दिखा रहे हो, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो कि उससे जो एक अक्षम वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, वो क्या करता है? इन चीज़ों को नहीं पाता। तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं कसक है कि बताइए, देखिए जैसे अभी की ही रिपोर्ट आई है कि 3% जो धन है भारत का, वो 3% लोगों के पास 40% धन है, बाकी जो 60% है उसमें 90% लोग हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ये आर्थिक जो विषमता है ये किस बात को संकेत करती है? ये कहीं ना कहीं से जो है सामाजिक अशांति और असंतोष को ही जन्म देती है। कि एक ऐसा है कि अब देखो, अभी एक चल रहा था व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, कि एक कुत्ते को पूरा जो है सूट बूट पहनाया गया है, और वहीं दूसरा जो है एक बच्चा ऐसा है कि अर्धनंगा है, उसके पास तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है और ठंड में ठुठुर से बैठा है। तो ये किस बात को संकेत करता है? यानी कि ये इस तरीके से इसका प्रोमोट हो रहा है कि मतलब एक तो जिसको वास्तविक ज़रूरत है उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और दूसरी जिसको ज़रूरत नहीं है वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर। भाई कुत्ता क्या है? जानवर है, उसका नेचर ही है कि वो ठंड को और बरसात को और गर्मी को उसके उस तरीके से सहन करने की उसकी इन्वायरमेंट, उसकी कैपेसिटी है। लेकिन एक जो आदमी है, एक बच्चा है, एक बालक है, जिसके पास रोटी नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, पढ़ने के लिए फीस नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, उसकी भी तो बेसिक नीड है, उसे भी तो चाहिए। जब वो नहीं पाता है तो क्या करता है? या तो चोरी करेगा, या तो बेईमानी करेगा, या तो मार काट करेगा, या हत्या करेगा, इस तरीके के कुछ चीज़ों में लिप्त हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सामाजिक अशांति बढ़ेगी और विषमता भी बढ़ेगी। कहने का सेंस यही है कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब ही होता जाएगा, यही सेंस है। दूसरी बात, सांस्कृतिक उपनिवेश भी बढ़ता है। कहने का मतलब ये कि आज हम इतने अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं कि हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पहनावे हैं, हमारे जो खान पीन हैं, हम उनके भूलकर आज वेस्टर्न कल्चर पे चले जा रहे हैं। जो पश्चिमी सभ्यता है उसको धारण किए जा रहे हैं। आज क्या है भाई, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे आज कितनी ही घर गांव की चीज़ें, ग्रामीण परिवेश की ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चाहे खाने से लेकर हो, चाहे पहनने से लेकर हो, चाहे लोक गायकी से लेके हो, सबके सब क्या है? विलुप्ति की कगार पे। आज हम किस पे? सालसा डांस पे चल रहे हैं, आज हम किस पे चल रहे हैं? फ्लोर डांस पे चल रहे हैं। क्या क्या मतलब सिस्टम सब अपनाते जा रहे हैं। आज हम क्या है, साड़ी की जगह हम कितने मतलब
अन्य कपड़े। हालांकि हम संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इससे क्या है, आज हम कहीं ना कहीं से, पहले क्या थे, हम उपनिवेश थे जब हम, तो उपनिवेश में क्या था, हम आर्थिक रूप से उपनिवेश थे, सामाजिक रूप से थे, राजनीतिक रूप से थे। लेकिन अब क्या है, अब सांस्कृतिक रूप से है, और उसको हमने गुलाम नहीं है, बल्कि हम गुलाम खुद हो रहे हैं, खुद बन रहे हैं। हमको अब बनाया नहीं जा रहा है, हमने चीज़ों को, अपनी चीज़ें छोड़ के उसको जानबूझ के अडाप्ट कर रहे हैं मॉडर्न बनने के लिए। तो यही सब बातें इन्होंने कह रहा है कि जो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है, उसके जो विषय वस्तु है, इसी बात को लेखक ने जो है श्यामा चरण दुबे जी ने कहने की कोशिश की है कि भाई ऐसी जीवन शैली जियो कि जिसमें एक समानता हो, एक स्थिरता हो, अपनी भारतीय संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो बची रहे। इन सब बातों को इन्होंने फोकस किया हुआ है। इसी को लेकर सारा ये उपभोक्तावाद की संस्कृति जो पाठ है, निबंध है, इसी को लेकर इसकी विषय वस्तु यही है। इसी तरीके से आपने एक और पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा भी करी थी, जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन भी था। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन, बाजार दर्शन, और ये भी निबंध विधा में ही थी, निबंध विधा में। इसमें भी कुछ इसी तरीके की बातचीत करी गई थी कि उनके जो लेखक के जो दोस्त थे, उनकी पत्नी ने गई बाजार में और जितने पैसे थे उस सब की खरीदारी कर ली, और वो इनके दोस्त खुद नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी ज़रूरत क्या थी। वो इस बात को बताते हैं कि अगर पैसे रहे होते तो शायद और कुछ आता। यानी कि जो सिलेक्शन है कि हमारी नीड क्या है, हमारी घरेलू ज़रूरतें क्या हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, उसको न समझ के जब आपके पास उसमें प्रति व्यक्ति आय की बात करी गई है, पर कैपिटा इनकम की, परचेजिंग पावर शब्द उसमें आया है, यानी क्रय शक्ति की, जिसकी क्रय शक्ति जितनी अधिक है वो उतने तरीके से वस्तुओं का चयन न करके सिर्फ भेड़ चाल की तरह चला जा रहा है, और जो बाजारवाद है उस बाजारवाद के मकड़जाल में फंस जा रहा है, और फंस कर क्या है, चीज़ों को अलूल जुलूल ही खरीद के ला रहा है, घरों में रख दे रहा है। वहीं पर एक भगत जी की भी चर्चा है कि भगत जी जाते हैं, उनका विजन एकदम क्लियर है कि जब वो बाजार जाएंगे तो उनको जो चीज़ लेनी है उसी दुकान पे जाएंगे, वहाँ से लेके चले आएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसी आवश्यकताओं के अनुपात में ही उसका उपभोग करें। बाकी का छोड़ दीजिए, और भी हिस्सेदार हैं उनके भी लिए भी छोड़ दीजिए, ताकि ये जो बैलेंस है, ये जो समानता है, वो थोड़ी सी बनी रहे। ठीक, तो इस तरीके की चर्चा यहाँ पर करी गई है। आइए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला सवाल क्या है, प्रेमचंद के कथा साहित्य का मूल विषय है। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले क्वेश्चन में, इनके क्या क्या मूल विषय हैं, इनकी कथा वस्तु क्या है, तो आइए देख लेते हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, बिल्कुल इनका जो सबसे बड़ा कहानी का वो है, उपन्यास है, वो सब क्या है, इन्हीं सब चीज़ों पर केंद्रित है। मजदूरों की दशा, किसानों की दशा, दलितों की दशा, स्त्रियों की दशा, इन सब पे। तो ये बिल्कुल सही है। दलितों का शोषण, बिल्कुल दलितों का जो शोषण है, हाँ, वो उनका भी कथन है, जिक्र है। समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्त्री की क्या दुर्दशा है, ये निर्मला के उपन्यास में आपने निर्मला उपन्यास के माध्यम से बेहतर ढंग से पढ़ा है। बड़े घर की बेटी जो कहानी है उसके बारे में भी आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि स्त्रियों की समाज में क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है। हाँ, ठीक। उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन, मतलब स्वाधीनता आंदोलन के प्रति क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरीके से उसमें बाधाएं हैं, किस तरीके से हमारा जो जनमानस है, हमारा जो समाज था उस समय की, हमारी जो क्रांतिकारी लड़ाइयाँ थीं, हमारे जो आंदोलन थे, किस तरीके से वो सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो इन सब सारी बातें थी। हमने जानबूझ के चारों के चारों ऑप्शन सही रख लिए ताकि आपको सभी मूल विषय सही से याद रहे, और यहीं से सवाल आएगा। अब देखो, आपसे सवाल पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा, या तो ये मूल विषय दे के इसमें से एक हटा दिया जाएगा, या तो कोई एक ही दे दिया जाएगा कि किसानों और मजदूरों की दयनीय दशा, दयनीय स्थिति का मूल विषय जो है ये किसकी कहानियों में झलकती है, तो उसमें लेखकों के नाम दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन इधर उधर होंगे, लेकिन जो मेन कोर होगा, जो थीम होगी,
वो यहीं से होगी, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इन्हीं को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा। लेकिन आपके पास एक कॉन्सेप्ट रहेगा, आपके पास एक समझ रहेगी, तो आप सवालों से इधर उधर नहीं होंगे और सही कर ले जाएंगे। और यही करना है आपको। इसीलिए हमारा मकसद होता है कि एक प्रश्न लेते हैं एक टॉपिक से, एक चैप्टर से, तो उसमें कोशिश करते हैं कि सभी तरीके के प्रश्न शामिल कर लिए जाएं और उसकी व्याख्या कर ली जाए, डिस्कशन कर ली जाए, ताकि आप कम समय में चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ भी लें और हर अप्रोच से आपको जानकारी भी रहे। अगर वहाँ से चाहे विषय वस्तु पूछे, चाहे उसकी विधा पूछे, चाहे उसके लेखक की बात पूछे, चाहे उसके लेखक के विधाओं में उसका विधा का नाम पूछे क्या था, तो सब कुछ आप बता ले जाएं। चाहे लेखक का जीवन परिचय पूछे, चाहे लेखक का खुद इतिहास पूछे कि कौन सा लेखक किस मामले में प्रसिद्धि पाया है। जैसे प्रेमचंद की ही बात की जाए तो प्रेमचंद को क्या माना जाता है? उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट के साथ साथ क्या माना जाता है? कहानी सम्राट, युग प्रवर्तक। ये सब जैसे उपनाम क्या है इनके? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, जो कहानियाँ लिखी, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, जो नाटक लिखे हैं, जो संस्मरण लिखे हैं, जो विधाएं लिखे हैं, तो वो सब क्या है? अपने आप में अनूठे हैं। सारे के सारे जो है एकदम ज़मीन से जोड़ती हुई चीज़ें हैं। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक अंधविश्वास थे, सामाजिक प्रताड़ना जो थी, उस पर इन्होंने बहुत तगड़ा प्रहार किया हुआ है और अपने वजूद से जुड़े रहे। अपनी सत्यता से, कर्तव्य निष्ठा से इन्होंने समझौता नहीं किया हुआ है। खुद अभावों में जिए, खुद गरीबी में दिन गुजारे, खुद जो है अपने आप को ईमानदारी पर रहते हुए भी नौकरी से त्याग पत्र देके स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। तो इसलिए क्या है, ये एक ऐसी रेखा है कि इनको एक काल विभाजन मान लिया गया कि प्रेमचंद के पूर्व का युग, प्रेमचंद कालीन युग और प्रेमचंद के बाद का युग। तो इसलिए क्या है, इनकी बड़ा महत्व है। ठीक, तो इस तरीके से जो होगा सारे सवाल आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ों को देखना है, समझना है, बस उसके बाद जाना, फिर सही करके चले आना। चपला देवी के बारे में सही है। अब देखो, ये जो लेखिका हैं ये बिल्कुल नहीं है। जैसे इतिहास में तमाम ऐसी सारी चीज़ें दब गईं जो हमारे आपके जो है पटल पे नहीं आ सकी, हम आप नहीं जान पाए। तो उन्हीं रचनाकारों में से एक रचनाकार ये भी, बहुत से ऐसे प्रतिभाएं हैं जो आज भी दबी हुई हैं, जिनको हम आप जानते नहीं, गुमनाम होती हैं, लेकिन अचानक कहीं से उभर आती हैं तो वो हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी दबी की दबी ही रह जाती। तो उन्हीं में से एक ये भी है चपला देवी। चपला देवी क्या है? ये द्विवेदी युगीन लेखिका हैं, यानी द्विवेदी युग की लेखिका है ये। और इन्होंने क्या किया था, नाना साहब की पुत्री देवी मैना। तो नाना साहब को तो सभी जानते थे, कानपुर और बिठूर में उनका महल था और वहीं से इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। और इनकी एक ही पुत्री थी मैना। तो ये जो इनकी लेखिका की ये कहानी है, पूरी रचनाकृति है, नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, इसी नाम से ये है। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन है चर्चित पत्रिका हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। यानी चपला देवी की ये जो रचना है, नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, ये कहाँ से लिया गया है? ये हिंदू पंच है। हिंदू पंच एक पत्रिका है जो कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से। कलकत्ता से निकलती थी 1926 में। इसके संपादक कौन थे? ईश्वरी दत्त शर्मा। ईश्वरी दत्त शर्मा इसके संपादक थे। और इसी का जो अंक निकला था बलिदान, हिंदू पंच का ही बलिदान अंक निकला था। ये कब निकला था? 1930 में। 1930 में ही ये कहानी वहाँ पर दी गई थी। तो और इसकी लेखिका कौन थी? चपला देवी। तो ये जो देवी मैना थी, जब नाना साहब ने, अंग्रेजों ने चारों तरफ से महल को घेर लिया तो नाना साहब तो निकल भागे थे। जब नाना साहब निकल भागे थे तो ये मैना बची थी। तो जब अंग्रेज आया, जो सेनापति था, तो आया तो मैना देवी को जब देखा तो वो इनसे बाहर निकल जाने के लिए किया। तो मैना ने सवाल जवाब किया,
कहा हम क्यों निकल जाएं। भाई जो अपराधी था, जो गुनहगार था, वो तो मान लो भाग गया, इस निर्जीव घर का क्या दोष है, इसे आप क्यों गिराना चाहते हैं। तो इस तरीके से सवाल जवाब फिर वो परिचय देती है कि आपकी जो पुत्री थी मेरी, वो हम और मेरी साथ साथ में साथी थे, और आप जो है बचपन के दिनों में हमारे यहाँ आया करते थे, हम आपको जानती हैं। तो उसको भी याद आती है कि अच्छा ये नाना साहब की पुत्री है। तो फिर वो भी चाहता है कि ये महल ना गिरे, लेकिन ऊपर से आदेश आता है, फिर जो है वहाँ से सूचना जाती है ब्रिटेन में, फिर ब्रिटेन से फरमान आता है कि नहीं, नाना साहब से संबंधित जितनी भी संपत्ति हो, उनके जितने भी संबंधी हों, रिश्तेदार हों, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको मार देना है। तो फिर क्या करते हैं कि इनको चारों तरफ से घेर लिया गया, और घेरने के बाद हुआ क्या कि फिर इनको जब पूरी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई, तो फिर वहीं बगल पे अंग्रेज भी थे, यहाँ भी ये भी वहीं पर थी। तो बाद में एक रात ये वहीं बैठकर रो रही थी पूरे ढूहे पर। तो फिर उन्होंने सुना, अंग्रेजों ने तो घेर लिया, जब देखा कि ये बैठी है तो इसको क्या किया, मैना देवी को कैद कर लिया। और जब मैना देवी को कैद कर लिया तो महाराष्ट्र की एक पत्रिका थी, उस पत्रिका में ये छपा कि मैना देवी को भस्म कर दिया गया, उनको मार दिया गया। तो इस तरीके की ये सारी कहानी है जो चपला देवी से संबंधित है। जिस तरीके से चपला देवी गुमनाम है, उसी तरीके से देवी मैना भी गुमनाम है। बहुत से लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे होंगे या देखेंगे तो वो जानेंगे कि चपला देवी कौन थी, वो जानेंगे कि देवी मैना भी कौन थी। भाई नाना साहब को तो सभी जानते हैं, लेकिन देवी मैना को तो शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी सही है। यही कॉन्सेप्ट विकसित करने के लिए इतना हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो हम भी चाहते तो ट्रिक लगा के चल देते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, वो आप कर लोगे। आपके दिलो दिमाग में कहानी बैठानी है, कहानी से संबंधित, उससे संबंधित उसके इर्द गिर्द की एक खाका तैयार करना है, ताकि आपके दिमाग में बना रहे। जब एग्जाम वहाँ से पूछा जाए तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस तरीके की कहानी थी, उससे संबंधित ये पात्र है, ये जगह है, ये कहानी है, ये शीर्षक थी, ये कथा वस्तु थी, और ये लेखक हैं। ये उद्देश्य है कि एक ही सवाल करो और एक ही सवाल में सारे तरीके की चीज़ें को क्लियर कर लो, क्योंकि अब समय कम है। इतने कम समय में आप इतना ज़्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं कि चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, अगर एक बार पढ़े हैं तो। अगर नहीं पढ़े तो फिर इस समय पढ़ाई तो हो नहीं सकती, और एक बार में प्रैक्टिस भी नहीं हो सकता। तो इसलिए चीज़ों को डेली देखिए, डेली रिवाइज करिए, जो समय बचा उसको रिवीजन में ही पूरा लगाइए। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हरिशंकर परसाई के बारे में गलत चुने। अब भाई आइए हरिशंकर परसाई के बारे में देखते हैं। ये व्यंग लेखकों में गिने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये व्यंग लेखक के कार में, व्यंग लेखककारों में ही गिने जाते हैं। ये जो कथाकार हैं किस तरीके के हैं, तो व्यंग लेखकों में। इनकी वसुधा एक नाम की पत्रिका है, जो कहाँ से प्रकाशित होती है, जबलपुर से। बिल्कुल सही बात है ये भी। रानी नागफनी की कहानी, तर की खोज, इनके क्या है, उपन्यास है। ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रेमचंद के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते क्या है, इनका संस्मरण। यही बात गलत है, क्योंकि जो गलत है वही सही होगा, इसलिए संस्मरण है। तो ये संस्मरण ना होकर क्या है, निबंध है। और ये निबंध किस तरीके का है, ये निबंध है व्यंग तरीके से। इस निबंध में मुंशी प्रेमचंद का व्यंग किया गया है। और व्यंग किस तरीके का, क्योंकि ये वास्तविक जिंदगी जीते थे, वास्तविक जिंदगी, सादगी पूर्ण, सादगी पूर्ण। तो वही कह रहे हैं कि ये एक फोटो खिंचवाए हैं, फोटो खिंचवाए हैं। तो उस फोटो में जो खिंचवाए हैं उसमें ये जो जूता पहने हैं वो जूता कैसा है, तो अंगूठे के सामने बायां वाला जूता फटा हुआ है। तो फटा हुआ है तो उसमें अंगूठा दिखाई दे रहा। तो ये देखते हैं, कहते हैं कि जब दाहिने वाले पैर के साथ है, जब ये अंगुली दिखाते हैं हाथ से, तो ये वास्तविक चीज़ों को बता रहे होते हैं। लेकिन ये अंगूठा जिसकी तरफ इशारा करता है इनके जूते का, इसका मतलब ये उसके ऊपर हंस रहे हैं, और हम लोग समझते हैं कि हम लोग इनके ऊपर हंस रहे हैं। तो वही कह रहा है कि ये दरअसल समझ रहे हैं कि समाज में जो हो रही गतिविधियाँ हो रही हैं, जो कुरीतियाँ हैं, जो लोग दिखावापन में, आडंबरों में जी रहे हैं, उनके ऊपर इनका ये
कटाक्ष है, ये हंस रहे हैं। इसी विषय को लेकर सारी कहानी प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, और डी ही राइट आंसर है, इसलिए डी ही गलत है, और यही गलत है, यही राइट आंसर भी है, क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते इनका निबंध है जो व्यंग पर आधारित है, वो प्रेमचंद से संबंधित है। अब अगला सवाल बहुत ढंग का है, आपसे पूछा भी जा सकता है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता का मतलब क्या होता है? हर समय आधुनिक होता है। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही जानते हैं कि भाई वो प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन अगर उससे भी पीछे की सभ्यता जाए तो हम लोग पूरा पाषाण काल, ऐतिहासिक काल, ये सब देखते हैं, नवपाषाण काल, ये सब देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिंधु सभ्यता क्या थी? मॉडर्न थी। सिंधु के बाद अगर हम देखें बौद्ध जैन तक आते आते और आगे आगे, तो ये सब क्या थे? और मॉडर्न हो गए। अभी हम 10 साल पहले की तुलना में आज अगर हम आए तो आज हमारे पास स्मार्टफोन है, तो कल की अपेक्षा आज क्या थे? हम आधुनिक हैं। तो यानी कि सिर्फ हम एक रिस्पेक्ट में, एक परिप्रेक्ष्य में देखकर ये नहीं तय कर सकते कि हम आधुनिक हैं। उसी के बारे में कहा गया है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, पहले क्या कह रहा है? आधुनिकता क्या है? तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ साथ नवीनता को स्वीकार करना। बिल्कुल भाई, कोई भी चीज़ें आधुनिक क्या तब कब मानी जाएगी? जब उसमें तर्कशील हो, कोई लॉजिक हो, ठीक। उसके बाद क्या हो? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसमें वैज्ञानिक अप्रोच हो। उसके साथ क्या हो? आलोचना को, क्रिटिसाइज भी उसका हो सके। उसके साथ साथ नवीनता को स्वीकार करना क्या है? आधुनिकता। ये सही है। पश्चिमी सभ्यता को अपनाना बिल्कुल नहीं। सिर्फ सभ्यता को अपना लो, वेस्टर्न फूड को अपना लो, वेस्टर्न कल्चर को अपना लो, तो इससे हम मॉडर्न थोड़ी हो जाएंगे। वैश्विक समृद्धि का नयापन, सिर्फ समृद्धि से ही आधुनिकता को नहीं मापा जाता, क्योंकि समृद्धि और विकास दोनों आवश्यक हैं। किसके लिए? आधुनिकता के लिए। समृद्धि और विकास दोनों जरूरी है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। बाकी सारे के सारे सब गलत हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रेमालिंगन, प्रेमालिंगन का संधि विच्छेद है। ये शब्द हम प्रेमालिंगन ही क्यों चुने? प्रेमालिंगन ही शब्द हम क्यों चुने? इसके पीछे भी वजह होती है। जैसे हम संधियाँ चुनते हैं ना, तो संधियों को चुनने के पीछे भी हमारी वजह होती है, क्योंकि ये संधियाँ आपके पाठ्य पुस्तक में कहीं ना कहीं मेंशन हैं, तो उन्हीं को उठाते हैं। हो सकता है कि जो पेपर सेट कर रहा है, जो पेपर बना रहा है, उसके दिमाग में यही आ जाए कि भैया यही उठा के रख दो, तो आपको वहाँ से बाकी कॉन्सेप्ट तो हम दे ही रहे हैं कि कैसे संधि बनेगी। जैसे प्रेमालिंगन की ही बात हो तो प्रेमालिंगन का संधि विच्छेद है, तो प्रेम धन आलिंगन, प्रेमाधन अलिंगन दोनों कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो प्रेम धन आलिंगन होगा। तो ये क्या है? यहाँ से अ निकला है आपका, यहाँ से अ और आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। और ये क्या हो गया? जुड़ के प्रेमालिंगन हो गया, ठीक। और संधि कौन सी है? तो दीर्घ संधि है, ठीक। संधियों को बताया ही है आपको, इतने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर, अच्छा, संधि क्या होती है? संधि वर्णों का मेल है, जोड़ है, ठीक। समास क्या होता है? शब्दों का जोड़ है ये, हाँ। और संधि में क्या होता है? संधि में हमेशा विच्छेद होता है। और समास में क्या होता है? समास में हमेशा विग्रह होता है। ये 2 वेरिएशन आप जाने रहना। हो सकता है कि व्याकरण वाले पोर्शन में ये सवाल आपसे अंतर ही पूछ ले कि संधि और समास में क्या अंतर है। एक ऑप्शन दे कि संधि जो है वो क्या है? संधि में संधि का वर्णों का विच्छेद होता है, हाँ। उसमें क्या कर दे आपको कि समास का विग्रह होता है। तो ऑप्शन दोनों सही है। इसी को थोड़ा सा वो घुमा देगा कि संधि का विग्रह होता है और समास का जोड़ होता है, तो इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इन सब छोटे छोटे चीज़ों को आप समझते रहिए। परिभाषा भी समझिए, परिभाषा के बाद फिर उनका नियम भी जानिए, उसके बाद उदाहरण तो जानते ही रहिए। जब नियम जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, तो उदाहरण नहीं भी जानते रहेंगे, तो वहाँ जो रहेंगे उसमें से आप छांट लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं, फिर हम कल कुछ क्वेश्चन को लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।